गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोग क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है केमिकल डाइजेशन, रासायनिक पाचन किस प्रकार से होता है। इससे पहले आप लोगों को भौतिक पाचन या यांत्रिक पाचन के बारे में बताया गया था। तो आज आपको बताया जाएगा कि रासायनिक पाचन मनुष्य में किस प्रकार से होता है। तो रासायनिक पाचन में जो होता है, इसके अंतर्गत जो हमारे अंदर डाइजेशन होता है, पाचन होता है, कुछ स्पेशल ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसके अंदर ये पाचन होता है। और जिसके अंदर ये पाचन होता है तो वहाँ पे कुछ एंजाइम्स या कुछ एसिडिक या बेसिक पदार्थ वहाँ से स्रावित होते हैं, और जो स्रावित होते हैं उन्हीं से रासायनिक पाचन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। किसकी उपस्थिति में? एंजाइम की उपस्थिति में, या एंजाइम, अम्ल और क्षारक की उपस्थिति में। ये रासायनिक पाचन की जो क्रिया होती है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में, ये किसकी उपस्थिति में तोड़ है? एंजाइम की उपस्थिति में और अम्ल और क्षारक की उपस्थिति में ये रासायनिक पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो रासायनिक पाचन की प्रक्रिया जो होती है कहाँ से संपन्न होती है? मुख से। रासायनिक पाचन की प्रक्रिया मुख से संपन्न होती है। सबसे पहले मुख में पाचन होता है। तो मुख में पाचन होता है, आपको पता है मुख में हमारे माउथ में क्या क्या उपस्थित होते हैं? जीभ उपस्थित है, दांत हमारे उपस्थित है। जो जीभ क्या करती है? भोजन को मिलाने का काम करती है, और दांत जो होता है उसको काटने, कुतरने और पीसने का कार्य करती है। तो ये सब प्रक्रिया कहाँ पे होती है? माउथ में होती है, मुख में। लेकिन हमको पढ़ना है केमिकल डाइजेशन। तो केमिकल डाइजेशन में मुख में लार उपस्थित रहते हैं, और उस लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम उपस्थित रहता है, जो क्या करता है? जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है, ये भोजन में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं उनको मारने का कार्य करता है। और हमारे माउथ में लार उपस्थित रहता है। लार प्रेजेंट होता है, जिसका पीएच 6.8 होता है। 6.8 होने का मतलब कि अम्लीय होता है, क्षारीय नहीं होता है। केमिस्ट्री में आपको बताया गया था कि जहाँ पे 7 पॉइंट होता है, 7 से लेकर 7.9 तक, हम 7 से लेकर 7.9 तक के बीच को हम उदासीन कहते हैं। लेकिन जैसे 8 से 8.1 या 14 तक गए तो उसको हम क्षारीय कहेंगे। लेकिन 7 से पहले 1.1 या 6.9 आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अम्लीय है। तो ये किस माध्यम में होता है? लार। इसका पीएच मान होता है, लार का पीएच मान होता है 6.8, जो किस फॉर्म में है? अम्लीय फॉर्म में है। तो माउथ में मंड और जल का, मंड प्लस जल को ये क्या करेगा? शर्करा के रूप में परिवर्तित कर देगा, शर्करा में तोड़ देगा। किसकी उपस्थिति में? टाइलिन
की उपस्थिति में। तो माउथ में लाइसोजाइम नामक एंजाइम सीक्रेट होता है जो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है, और माउथ में लार भी प्रेजेंट होती है। लार का पीएच जो होता है 6.8 होता है और वो अम्लीय होती है। कौन सा लार सीक्रेट होता है? टाइलिन नामक एंजाइम सीक्रेट होती है। मंड प्लस जल को क्या करेगा? टाइलिन की उपस्थिति में इसे शर्करा में तोड़ देगा, और इसका पीएच जो होता है, लार का पीएच आपको बताया गया 6.8 होता है, अम्लीय माध्यम में होता है। अब ग्रास नली में पाचन किस प्रकार होता है? आपने माउथ में बढ़ा पाचन किस प्रकार होगा? मंड प्लस जल को टाइलिन की उपस्थिति में शर्करा में तोड़ दे रहा है। अब ग्रास नली में पाचन, ग्रास नली में पाचन नहीं होता क्योंकि इसमें एंजाइम्स अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम अनुपस्थित, एंजाइम अनुपस्थित रहते हैं, और एंजाइम अनुपस्थित होने के कारण ग्रास नली में पाचन नहीं होता। सिर्फ ये क्या, इसका क्या कार्य होता है? भोजन को धकेलने का काम। धकेलने का काम ये क्या करेगा? ग्रास नली से भोजन को धक्का मिलेगा, ये भोजन को ढकेलेगा आगे कहाँ पे जाने के? स्टोमच में जाने के लिए, अमाशय में जाने के लिए। तीसरा आपको पढ़ना है अमाशय में पाचन। अमाशय में पाचन, तो अमाशय यानी कि पेट में किस प्रकार भोजन का पाचन होता है, और ये कैसा होगा? ये जो अमाशय होता है थैलीनुमा होता है, जिसमें भोजन जाके इकट्ठा हो जाता है। और अगर थैलीनुमा ना होता तो भोजन जाके इकट्ठा कैसे होता? और इस थैलीनुमे यानी अमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे के लिए रहता है। अमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे के लिए रहता है, और यहाँ पे कुछ ग्रंथियों की उपस्थिति में जैसे जठर ग्रंथियां उपस्थित होती है, वहां से क्या होगा? जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्रावन होगा। रस का श्रावण करती हैं, और जब जठर रस का ये श्रावण करती हैं तो क्या, और जठर रस का पीएच कितना होता है? 3.5 होता है, जो कि कैसा होता है? अम्लीय माध्यम में होता है। तो ये इसमें निष्क्रिय पेप्सिनोजन उपस्थित होते हैं, और निष्क्रिय पेप्सिनोजन को ये पेप्सिन में तोड़ देता है, पेप्सिन में सक्रिय कर देता है। किसकी उपस्थिति में? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। ये किस फॉर्म में है? असक्रिय है। और ये सब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में ये क्या होगा? इसको पेप्सिन में बदल देगा। पेप्सिन में बदलेगा तो पेप्सिन सक्रिय हो जाएगा। और जिसका पीएच मान आपको पता है कि जो जठर रस होता है उसका पीएच मान 3.5 होता है, जो अम्लीय होता है। तो जठर रस की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजन असक्रिय पेप्सिनोजन को पेप्सिन सक्रिय में बदल देता है। HCl भोजन की उपस्थिति में भी क्या करता है? जीवाणुओं को मारता है, क्योंकि ये अम्लीय होता है और इसका पीएच मान बहुत ज़्यादा होता है।
इसका पीएच मान 2 होता है, जो बहुत ज़्यादा अम्लीयता प्रदर्शित करती है। अगर ये आपके फेस पे डाल दिया जाए तो आपका फेस जल सकता है, या आपकी स्किन पर कहीं पे भी डाल दिया जाए तो वो जल सकता है। अब पेप्सिन का पाचन किस प्रकार होता है? पेप्सिन भी एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है, प्रोटीन पाचक एंजाइम। पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है, तो ये प्रोटीन को पेप्सिन की उपस्थिति में पेप्सिन की उपस्थिति में पेंटोज और पॉलीसेकेराइड में तोड़ देगा। पेंटोज प्लस पॉलीसेकेराइड में पॉलीसेकेराइड में क्या करेगा? तोड़ देगा। और इसका पीएच मान कितना होता है? 2 होता है, तो अम्लीय होता है। पेप्सिन क्या है? प्रोटीन पाचक एंजाइम है, और ये प्रोटीन को क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्सिन की उपस्थिति में पेंटोज और पॉलीसेकेराइड में तोड़ देता है। फिर इसके बाद रेनिन आता है। दुग्ध प्रोटीन। केसीन जो होता है वो दुग्ध प्रोटीन इसके बाद दुग्ध प्रोटीन रेनिन की उपस्थिति में आपको पता है दूध में कैल्शियम की मात्रा होती है, और वो किस में तोड़ेगा? पेरिकेसिनेट में। दूध प्रोटीन रेनिन क्या कर रहा है? दूध प्रोटीन का रेनिन की उपस्थिति में, जिसमें कैल्शियम उपस्थित होता है, उसको तोड़कर पेरिकेसिनेट में परिवर्तित कर दे रहा है। और ये जो प्रोटीन होता है रेनिन, ये सिर्फ शिशुओं में पाया जाता है। शिशु में, वयस्क में अनुपस्थित होता है। जो रेनिन होता है ये शिशुओं में पाया जाता है, क्योंकि शिशु जो होते हैं वो दूध का दूध ही अपने आहार में लेते हैं, और जो वयस्क होते हैं वो दूध के साथ अन्य पोषक तत्व का भी संश्लेषण करते हैं, खाते हैं, तो उनमें रेनिन प्रोटीन नहीं पाया जाता। जो दुग्ध प्रोटीन रेनिन की उपस्थिति में उसको पेरिकेसिनेट में बदलता है, वो वयस्क में नहीं पाया जाता है, सिर्फ शिशुओं में पाया जाता है। अब जेठर लाइपेज का जेठर लाइपेज के द्वारा वसा का आंशिक पाचन होता है। जेठर लाइपेज के द्वारा वसा का, फैट का पूरा पाचन नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा पाचन होता है, आंशिक पाचन होता है। किसकी उपस्थिति में? जेठर लाइपेज की उपस्थिति में। जेठर लाइपेज, और जेठर लाइपेज की उपस्थिति में ट्राइग्लिसराइड बनाता है। ट्राइग्लिसराइड
ट्राइग्लिसराइड बनाता है। ये जठर लाइपेज जो होता है वसा का आंशिक पाचन करता है और ये वसा का आंशिक पाचन कर इसे ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद आता है, अब तक आपने आमाशय में पाचन पढ़ा कि पेट में किस प्रकार पाचन हो रहा है। अब आपको पढ़ना है कि छोटी आंत में किस प्रकार से पाचन होता है। छोटी आंत में पाचन। तो छोटी आंत में आपको पता है कि सबसे ज्यादा डाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसमें छोटी आंत में यकृत रस का भी स्रावण होता है, पैंक्रियाटिक जूस का सीक्रेट होता है जो क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7 से 7.4 होता है, या 7 से यकृत का जो पीएच होता है 7.74 होता है। इससे अग्नाशय रस का भी स्रावण होता है। यकृत से अग्नाशयी रस का स्रावण करता है। तो ये क्या करेगा, अग्नाशयी रस जो होता है उसका ये स्रावण करता है। इसमें स्रावित पाचक एंजाइम्स छोटी आंत में से स्रावित पाचक एंजाइम्स क्या एंजाइम, इससे कौन कौन से पाचक एंजाइम जो होते हैं वो स्रावित होते हैं। पहला होता है प्रोटीन पाचक एंजाइम। पहला प्रोटीन पाचक एंजाइम। प्रोटीन पाचक एंजाइम जो होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है, ट्रिप्सिन की उपस्थिति में। ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक जो एंजाइम का पाचन होगा ट्रिप्सिन की उपस्थिति में होगा। ये एंटीरोकाइनेज हार्मोन से क्या करेगा, इसको ट्रिप्सिन में चेंज कर देगा। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में परिवर्तित करेगा, किसकी उपस्थिति में, एंटीरोकाइनेज की उपस्थिति में। एंटीरोकाइनेज की उपस्थिति में ये क्या है, हार्मोन्स है। हार्मोन्स की उपस्थिति में ट्रिप्सिनोजन हार्मोन्स एंटीरोकाइनेज हार्मोन्स की उपस्थिति में इसे किसमें चेंज कर देता है, ट्रिप्सिन में, जिसका पीएच मान होता है 7.8 होता है। इसके बाद प्रोटीन जो होती है, इसके बाद प्रोटीन का पाचन होगा। प्रोटीन
प्रोटीन ट्रिप्सिन की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में ट्रिप्सिन की उपस्थिति में इसे पेंटोज और पॉलीसेकेराइड में से पॉलीपेप्टाइड में इसे तोड़ देता है। प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिनोजन प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है? ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज हार्मोन्स की उपस्थिति में इसे ट्रिप्सिन में चेंज कर रहा है। और ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है, प्रोटीन को ट्रिप्सिन की उपस्थिति में ये इसे क्या कर रहा है? पेंटोज और पॉलीसेकेराइड में इसे तोड़ देता है। और जो निष्क्रिय ये क्या होती है? ट्रिप्सिनोजन जो होती है निष्क्रिय होती, फिर इसको ट्रिप्सिन में सक्रिय कर दिया जाता है। दूसरा है प्रोटीन पाचक एंजाइम में प्रोटीन का पाचन किसकी उपस्थिति में होगा? प्रोटीन का पाचन काइमोट्रिप्सिन की काइमोट्रिप्सिन की उपस्थिति में जब इसका पाचन होगा, इसने क्या बनाया था? पॉलीपेंटोज बनाया था और पॉलीसेकेराइड बनाया, पॉलीपेप्टाइड बनाया था। लेकिन अब यहाँ पे काइमोट्रिप्सिन की उपस्थिति में ये पेंटोज प्लस पॉलीपेप्टाइड फिर बनाएगी क्या? किसकी उपस्थिति में? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पेप्टाइडेज की उपस्थिति में ये क्या करती है? अमीनो अम्ल का निर्माण करती है। अमीनो अम्ल का निर्माण करेगी। प्रोटीन काइमोट्रिप्सिन की उपस्थिति में पेंटोज प्लस पॉलीपेप्टाइड में टूट रही। पॉलीपेप्टाइड में टूटने के बाद यह क्या कर रही? फिर से क्रिया कर रही, कार्बोक्सी पेप्टिडेज से क्रिया करके अमीनो अम्ल का फॉर्मेशन कर रही। ये अमीनो अम्ल बना रहा है। अब दूसरा है कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करते हैं? अग्नाशयिक रस में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज नामक एंजाइम जो होता है इसे पॉलीसेकेराइड में तोड़ देता है। किसको? कार्बोहाइड्रेट जो पाचक एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? एमाइलेज होता है। एमाइलेज या एमाइलाइजेप्सिन होता है
जो इसे डाइसैकेराइड या माल्टोज पे तोड़ देता है। फिर मंड होगा प्लस स्टार्च होगा और ये क्या करेगा, मंड और स्टार्च डाइसैकेराइड में डाइसैकेराइड राइट्स या माल्टोज में परिवर्तित हो जाएगा। डाइसैकेराइड या माल्टोज में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन परिवर्तित हो रहा है तो किसकी उपस्थिति में, एमाइलेज की उपस्थिति में। एमाइलेज की उपस्थिति में मंड और स्टार्च जो है एमाइलेज की उपस्थिति में डाइसैकेराइड्स या माल्टोज में परिवर्तित हो जा रहे हैं। फिर इसके बाद आता है वसा पाचक एंजाइम। आपने अब तक पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम, अब आपको पढ़ना है वसा पाचक एंजाइम। वसा पाचक एंजाइम, वसा पाचक एंजाइम जो होते हैं अग्नाशयी रस में उपस्थित लाइपेज को एंजाइम वसा का निम्न प्रकार पाचन करते हैं। जैसे इसको क्या करेंगे, इमल्सीकृत वसा, इमल्सीकृत वसा, और इमल्सीकृत वसा को ये क्या करेंगे, लाइपेज की उपस्थिति में, लाइपेज की उपस्थिति में इमल्सीकृत वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देंगे। वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में इसको तोड़ देते हैं। फिर इसके बाद आता है न्यूक्लिक अम्ल का पाचन। अब तक आपने पढ़ा वसा कार्बोहाइड्रेट का पाचन, अब इसमें आता है न्यूक्लिक अम्ल का पाचन। तो छोटी आंत में न्यूक्लिक अम्ल का पाचन किस प्रकार होता है, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है एमाइलेज की उपस्थिति में न्यूक्लियोटाइड्स में परिवर्तित हो जाता है। न्यूक्लिक अम्ल एमाइलेज की उपस्थिति में, जिसका पीएच होता है 7.8। छोटी आंत में जब पाचन होगा उसमें ज्यादातर एसिडिक एंजाइम नहीं पाए जाते, उसमें बेसिक एंजाइम अधिकतर पाए जाते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको न्यूक्लियोटाइड्स में परिवर्तित कर देगा। न्यूक्लिक अम्ल होते कौन कौन से हैं, डीएनए होते हैं तथा आरएनए होते हैं। अब आंतरीय रस से, जो आंतरीय रस होता है उससे कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं, और उनका पाचक जो अग्नाशयिक रस होता है एमाइलेज से प्राप्त डाइसैकेराइड पर कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट्स पाचक आंतरीय रस,
कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। तो कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम जो होते हैं सुक्रोज होते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, लैक्टोज माल्टोज, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम जो इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज, सुक्रोज जो होगा उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ेगा, और लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज ग्लैक्टोज में तोड़ेगा, और माल्टोज जो होता है ग्लूकोज को ग्लूकोज में तोड़ देगा। सुक्रोज, सुक्रोज जो होगा सुक्रोज, सुक्रेज, सुक्रोज, सुक्रेज की उपस्थिति में क्या करेगा? सुक्रोज जो होता है सुक्रेज की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इसको तोड़ देता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में इसको तोड़ देता है, और जिसका पीएच मान 7.8 होता है। अब लैक्टोज की बारी है। लैक्टोज, लैक्टोज क्या होगा? लैक्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को तोड़ेगा। लैक्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज और ग्लैक्टेज ग्लैक्टोज का निर्माण करेगा। लास्ट आता है माल्टोज। माल्टोज ये किसकी उपस्थिति में? माल्टेज की उपस्थिति में लैक्टेज, माल्टेज की उपस्थिति में या ग्लूकोज को माल्टोज को माल्टेज की उपस्थिति में इसको ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ेगा। जिसका पीएच 7.8 होता है। लास्ट आता है वसा पाचक एंजाइम आंतरीय रस में जो होता है लाइपेज होता है। वसा पाचक एंजाइम, इसमें वसा पाचक जो एंजाइम होता है लाइपेज होता है। वसा आंतरीय लाइपेज को, वसा जो होता है आंतरीय लाइपेज को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। वसीय अम्ल प्लस इसको किस में तोड़ेगा? ग्लिसरॉल में। वसा पाचक एंजाइम जो होता है किसमें? आंतरीय रस में। वसा को आंतरीय लाइपेज जो होता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। अब आंतरीय रस में प्रोटीन पाचक एंजाइम देखना है कि किस प्रकार प्रोटीन पाचक एंजाइम किसको किसको किसमें तोड़ रहे हैं। प्रोटीन पाचक एंजाइम, तो प्रोटीन पाचक एंजाइम जो होते हैं
इरेक्सिन या पेप्सिन या ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन या कार्बोक्सिलिक पेप्टाइडेज से प्राप्त उत्पादों पर किया जाता है। पहला है न्यूक्लियोटाइड। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट में टूटता है। टाइड प्लस फास्फेट में टूटता है। सॉरी, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फेट पे टूटता है। किसकी उपस्थिति में? न्यूक्लियोटाइडेज की उपस्थिति में। न्यूक्लियोटाइडेज की उपस्थिति में न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट में टूट जाता है। न्यूक्लियोसाइडेज की उपस्थिति में न्यूक्लियोसाइड्स जो होता है किसकी उपस्थिति में? न्यूक्लियोटाइडेज की उपस्थिति में नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा में टूटता है। नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा में टूट जाता है। इस प्रकार पाचक रसों का विभिन्न अभिक्रियाओं द्वारा छोटी आंत में पाचन होता है। जो पाचक रस या एंजाइम होते हैं छोटी आंत में विभिन्न प्रकार से इसका पाचन हो जाता है। ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया केमिकल डाइजेशन समाप्त हुआ। इसके बाद आपको तीसरा बताना है कि भोजन का अवशोषण किस प्रकार होता है। तो ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।